अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यही पढ़ा था कि हम फ्रैक्चर को किस तरह स्टेबलाइज़ करते हैं। तो उसके हम लोग प्रोसीजर पढ़ रहे थे कि रिडक्शन होता है सबसे पहले, उसके बाद हम स्टेबलाइज़ करते हैं। और इसी स्टेबलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले स्प्लिंट एंड कास्ट यूज़ करते हैं, फिर ट्रैक्शन लगाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो इंटरनल फिक्सेशन होता है। और अगर इंटरनल फिक्सेशन भी हमने ना करना हो तो सबसे लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये इस तरह के कुछ दिख रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास पेन होती हैं, ये जो लंबी लंबी डली हुई हैं ये पेन्स हैं। सबसे पहले ये लगती हैं, उसके बाद इन पेन्स के ज़रिए हम लोगों ने फ्रैक्चर की जो साइट होती है उसको स्टेबलाइज़ करना होता है। और उसके बाद ये रॉड इसके अंदर डाल के सबसे पहले, फिर उसके बाद पेन्स के बाद क्लिप्स डालते हैं। क्लिप्स में सुराख होते हैं इन रॉड्स के लिए, ये जो लंबा सा रॉड 2 डले हुए हैं इसके लिए जो है वो जगह होती है। उसके बाद इन रॉड्स को डालते हैं और फिर इनको जो है वो टाइटन कर लेते हैं। और इसका ज़्यादा मेजर पोर्शन जो होता है वो हमारे पास बाहर ही होता है बॉडी के, और अंदर सिर्फ पेन्स होती हैं जो कि फ्रैक्चर की साइड को स्टेबलाइज़ कर रही होती हैं। तो ये मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास जो होल्ड करती है फ्रैक्चर को। ईच साइड ऑफ द फ्रैक्चर इज ज्वाइन टू द फिक्सेटर, हर साइड जो फ्रैक्चर की होती है उसने फिक्सेटर्स के साथ जो है उसको ज्वाइन हुआ होता है। एंड द मेजर पार्ट ऑफ द डिवाइस इज एक्सटर्नल टू द स्किन, और ज़्यादातर पोर्शन जो उस डिवाइस का होता है वो स्किन से बाहर होता है। दिस लिंक टू द बोन इज वाया पिन्स विच आर देन सिक्योर टू द फ्रेम बाय क्लैम्प्स एज शोन बिलो। यही बात की हुई है कि जो हमारे पास बोन्स हैं वो किसके साथ लिंक करती हैं, पिन्स के साथ लिंक करती है। उन पिन्स को हम सिक्योर करते हैं फ्रेम के साथ, ये बाहर जो है ये फ्रेम है, और उसके बाद उस फ्रेम को जो है वो क्लैम्प कर देते हैं जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। A great advantage of external fixator is that the wound can be irrigated daily, यानी हम डेली वूंड को साफ कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड इट स्टेबलाइजेज द फ्रैक्चर विच रिड्यूसेस द पेन टू ग्रेटर एक्सटेंट। जाहिर है जब हमारे पास फ्रैक्चर स्टेबलाइज हो जाएगा तो पेन भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं कि हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का डिसीजन क्यों लेते हैं, कब हम लोगों ने एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाने होते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जो पोली ट्रॉमा पेशेंट हो, यानी जो जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट होता है, सिर्फ उसको फ्रैक्चर का मसला नहीं होता, उसको और भी जगह पे इंजरीज आई होती है, हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी आई होती है। तो सबसे पहले आपने लिख देना है कि जब भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ हो किसी पोली ट्रॉमा पेशेंट के अंदर, ठीक है, तब हम क्या डिसीजन लेते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर का डिसीजन लेते हैं। और ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनल फिक्सेशन करेंगे उसके लिए हमारे पास सर्जरी में एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेकंड हिट। ठीक है, सेकंड हिट, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट हिट तो उसको लगी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, और सेकंड हिट उसको कब लगेगी, जब हम लोग उसको सर्जरी कराएंगे। ठीक है ना, जब सर्जरी करा रहे होंगे तो सर्जरी के लिए भी तो उसको कट लगेगा स्किन के ऊपर, वो सारा खुलेगी जगह। तब हम लोग क्या डिसीजन ले रहे होते हैं कि जब एक पॉली ट्रॉमेटिक पेशेंट आया है और उसको जो है हम सेकंड हिट से बचाने के लिए उसके लिए क्या डिसीजन लेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाएंगे। दूसरा पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो तब हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेटर्स यूज़ करते हैं। ओपन फ्रैक्चर अगर हो तब भी एक्सटर्नल फिक्सेटर्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर है फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, जाहिर है एक जगह पे इन्फेक्शन फैला हुआ है तो हम उसके लिए इंटरनल फिक्सेशन तो नहीं करेंगे ना, एक्सटर्नली उसको लगा देंगे। ट्रीटिंग फ्रैक्चर विद अ बोन लॉस, अगर हमारे पास बोन लॉस हो गई है तब भी हम लोग फ्रैक्चर को एक्सटर्नल फिक्सेटर से ही लगाएंगे। ये हमारे पास इसकी इंडिकेशन थी। अब एडवांटेज इसकी क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होती है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आपने याद रखनी है कि पिन साइड जो है वो हमारे पास इन्फेक्टेड हो जाती है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और हमारे पास एडवांटेज इसकी क्या है कि ये एडजस्टेबल होता है, जब हम इसको लगा लेते हैं हम इससे डेली टाइट कर सकते हैं, डेली हम लोग इसको जो है वो मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट एंड बायोमैकेनिक्स, सॉफ्ट टिश्यू की आसानी से एक्सेसिबिलिटी हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी के लिए। इसके अलावा हम लोग बहुत जल्दी इसके अंदर फ्रैक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है और हम हार्डवेयर को इजीली रिमूव कर सकते हैं, ये इसकी एडवांटेज है। इस फ्रेम को देखते ही आपने एडवांटेज के देखने के ये एडजस्टेबल होता है, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू जो होता है वो एक्सेसिबल होता है और रैपिड स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर हो जाती है। सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि इन्फेक्शन जो है वो सबसे बड़ा जो है इसका डिसएडवांटेज होता है। जब पिन साइट होती है वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, अगर तो हम लोगों ने इसको सही तरह इरिगेट ना करें तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरफेयर विद द प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर, अब हमारे पास प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर इजीली एसेसिबल तो होती है, लेकिन जाहिर है ये इतना बड़ा फ्रेम लगा हुआ है तो हम लोग किस तरह जो है वो इंटरफेयर करेगी प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। और सॉफ्ट टिश्यू टेंडरिंग, हमारा जो मसल होता है उसके अंदर टेंडरनेस हो जाती है। कम्बर्सम फॉर द पेशेंट, यानी एक बहुत हैवी ये फ्रेम होता है तो पेशेंट को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब कौन से ऐसे हमारे पास फ्रैक्चर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन के बगैर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के जरिए हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लेविकल, कॉलर बोन का जब फ्रैक्चर
फ्रैक्चर होता है तब हम लोग उसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। फिर हमारे पास है स्कैपुला जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, उनका भी फ्रैक्चर हम लोग ठीक कर सकते हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू। फिर आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, स्केफॉइड का फ्रैक्चर, छोटी सी बोन है। उसके बाद फिबुलर शैफ्ट फ्रैक्चर, इसका भी ये पतली सी बोन होती है, इसको भी कर सकते हैं। मेटाटार्सल फ्लिंजियल बोन्स का फ्रैक्चर हो जाए। अनडिस्प्लेड टिबियल फ्रैक्चर, टिबिया वैसे तो लॉन्ग बोन है और बहुत ज़्यादा हमारे पास थिक बोन होती है, लेकिन अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो आप उसको सीधा सीधा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसकी जो बोन है उसको इमोबिलाइज कर दो, वो खुद ही जो है वो जनरली हील हो जाएगी। उसके बाद है अनडिस्प्लेस्ड पेल्विक फ्रैक्चर, अगर पेल्विक फ्रैक्चर है तब भी हम उसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं। ऐसे कौन से फ्रैक्चर्स हैं जिनको हम लोग जो अनसूटेबल है नॉन ऑपरेटिव, यानी जिसके अंदर हम लोगों ने ज़रूर ऑपरेशन करना होता है। ओपन फ्रैक्चर, तब आपने उसकी ट्रीटमेंट लाजमी देनी है ऑपरेशन से। फिर फेल्ड नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, एक नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में से फेल हो गया तो आपने उसको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे ले आना है। डिस्प्लेस इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, अगर हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो, डिस्प्लेस्ड हो, तो आपने उसको क्या करना है, वो मतलब कि अनसूटेबल है, आप ये उसको नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते। मैल यूनियन या नॉन यूनियन, तब भी आपने उसको दोबारा ऑपरेशन की तरफ लेकर आना है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ग्रोथ प्लेट इंजरी वेयर द ग्रोथ अरेस्ट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्टर हैरिस टाइप 3 फ्रैक्चर का एक उन्होंने नाम दिया हुआ है कि अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जिसमें ग्रोथ प्लेट की इंजरी हो रही हो तब भी आप उसको नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑर्थो का सिस्टेमिक सर्जरी का एंड हो चुका है। शुरू से लेकर मैंने आखिर तक आपको बता दिया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारी जितनी भी जनरल नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात की है। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास अपर ये वाला अपर फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब के शुरू होंगे। यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। थैंक यू।